पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वायोमिंग राज्य जा रहे जोल और एली कैंसस शहर में भटक जाते हैं, जहां अब पीपल संगठन के बागियों ने फेडरा से सत्ता हथिया ली थी। बागी पूरे शहर में हेनरी नाम के एक गद्दार को ढूंढ रहे थे। जोल और एली को शहर में पाकर बागी उन्हें भी हेनरी के मददगार समझकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जोल और एली अपनी सूझबूझ से उन हमलावरों को मार गिराते हैं। बागियों की मुखिया कैथलीन अपनी सारी सेना को हेनरी के साथ साथ जोल और एली को भी ढूंढकर मारने का आदेश दे देती है। जोल और एली शहर का मुआयना करने के लिए एक ऊंची बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन जोल आधी मंजिल चढ़कर ही थक जाता है, इसीलिए वो दोनों उसी मंजिल के एक कमरे में आराम करने लगते हैं। तभी आधी रात को दो अनजान लोग अचानक वहां आकर जोल और एली पर अपनी बंदूक तान देते हैं। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए अब देखते हैं इस सीरीज का अगला एपिसोड की शुरुआत में कैंसस शहर के आम नागरिक फेडरा से मिली आजादी के जश्न में डूबे हुए थे। ये वो समय था जब बागियों ने फेडरा की हुकूमत का तख्ता पलट कर दिया था। बागियों की लीडर कैथलीन के नेतृत्व में आम नागरिक भी सड़कों पर उतर आए थे और बंदी बनाए फेडरा के सैनिकों की बेरहमी से हत्या कर रहे थे। कैथलीन के हथियारबंद साथी अपनी गाड़ियों में भ्रमण करते हुए ये घोषणा कर रहे थे कि ये शहर अब आम नागरिकों का हो चुका है। अगर फेडरा का कोई सहयोगी अभी भी शहर में छुपा हुआ है तो वो आत्मसमर्पण कर दे। ऐसा करने पर उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। अगर कोई छुपा हुआ पाया गया तो उसे विरोधी मानकर सजा दी जाएगी। वहीं पर एक दीवार की आड़ लेकर छुपे हुए हेनरी और उसका छोटा भाई सैम ये सारी घोषणा सुन रहे होते हैं। हेनरी वही खबरी था जिसने कैथलीन के भाई को फेडरा के हाथों पकड़वाया था और अब कैथलीन उसकी और उसके भाई के जान की दुश्मन बनी हुई थी। सैम देखता है कि कैथलीन के समर्थक फेडरा के एक मरे हुए सैनिक को अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर घसीट रहे थे। उसके पेट पर आधे दर्जन से ज्यादा चाकू घुसे हुए थे। उस फेडरा सैनिक का ये बेरहम हश्र देखकर मासूम सैम का दिल दहल उठता है। सैम सुन बोल नहीं सकता था, इसलिए हेनरी उसे इशारों में समझाता है कि वो उसे कभी मरने नहीं देगा। वो उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाएगा जो यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है। ये हौसला देकर हेनरी सैम को वहां से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैथलीन के साथियों ने फेडरा के कुछ खबरियों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया था। इतने में कैथलीन वहां आ जाती है। कैथलीन कहती है कि वो फेडरा की तरह बेरहम नहीं है, वो गद्दारों को भी सुधरने का एक मौका देगी, लेकिन इसके बदले में उन्हें हेनरी कहाँ है ये बताना होगा। पर उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता। ये देखकर कैथलीन अपने कमांडर से सभी कैदियों को मारने का आदेश देती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी डर के मारे एक गद्दार बोल पड़ता है कि हेनरी कैथलीन के ही एक सहयोगी डॉक्टर एडल्स्टीन के साथ है। ये सुनकर कैथलीन हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका ही डॉक्टर उससे गद्दारी कर रहा है। वो खबरी उसे ये भी बताता है कि हेनरी और सैम डॉक्टर से इसी शहर के बीच एक खुफिया जगह पर मिलने वाले हैं। ये सुनकर कैथलीन उस खबरी से उस खुफिया जगह के बारे में पूछती है। इस पर खबरी कहता है कि उसे सिर्फ इतनी ही जानकारी है, वो उस खुफिया जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सुनकर कैथलीन बाहर आ जाती है और अपने सभी साथियों को शहर के हर एक घर में जाकर हेनरी की तलाश करने का आदेश देती है। लेकिन कैथलीन के इस आदेश पर कमांडर आपत्ति जताते हुए कहता है कि शहर के हर एक घर में जाकर हेनरी की तलाश करने के लिए उन्हें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी, जबकि उन्होंने तो पहले ही पूरे शहर में जाल बिछा रखा है। हेनरी आज नहीं तो कल उनके जाल में फंस ही जाएगा, इसीलिए उन्हें अभी हेनरी की तलाश रोककर बाकी जरूरी कामों पर ध्यान देना चाहिए। इस पर कैथलीन गुस्से में कहती है कि उसके लिए हेनरी को ढूंढना ही सबसे अहम काम है। ये सुनकर कमांडर चुपचाप कैथलीन का आदेश मान लेता है। फिर कैथलीन वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो सारे खबरियों को मार डालने का आदेश दे जाती है, क्योंकि वो अब उसके किसी काम के नहीं थे। कैथलीन की आज्ञा का पालन करते हुए कमांडर और उसके साथी उन सारे खबरियों को मौत के घाट उतार देते हैं। उधर दूसरी ओर हेनरी और सैम डरे सहमे अपने सामान के साथ एक घर के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था। अब उनके पास छुपने के लिए जगह तो थी, लेकिन उनके पास सिर्फ 11 दिन का ही खाना था। इसलिए डॉक्टर उनसे कहते हैं कि इन 11 दिनों में उन्हें इस शहर से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। इस पर हेनरी कहता है कि उसे पहले ही एक रास्ता मालूम है जो एक अंडरग्राउंड टनल से होकर जाता है। अंडरग्राउंड टनल का नाम सुनते ही डॉक्टर चौंक जाता है, क्योंकि सालों पहले फेडरा ने कैंसस सिटी के सारे इन्फेक्टेड लोगों को अंडरग्राउंड टनल्स में भेज दिया था और लोगों का मानना है कि इन्फेक्टेड लोग आज भी उन्हीं टनल्स में वास करते हैं। डॉक्टर हेनरी को वहां से जाने से साफ इनकार कर देता है,
हेनरी का भाई सैम काफी डरा हुआ था। सैम का मन बहलाने के लिए हेनरी उसे कहता है कि ये जगह बिल्कुल बदसूरत है, इसलिए सैम को अपनी चित्रकला से इस जगह को खूबसूरत बना देना चाहिए। ये कहकर हेनरी सैम को ढेर सारे क्रेयॉन्स देता है, जिसे पाकर सैम काफी उत्साहित हो जाता है क्योंकि सैम को चित्र बनाना बहुत पसंद था। फिर वो दोनों भाई मिलकर उस जगह को रंगों से भरना शुरू कर देते हैं। इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं। उन 10 दिनों में सैम उस जगह को अपने काल्पनिक सुपर हीरो सुपर सैम के चित्रों से भर देता है। लेकिन अब वक्त के साथ उनका खाना भी खत्म होता जा रहा था। डॉक्टर खाने का इंतजाम करने बाहर चला जाता है और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो कैथलीन के हाथ लग जाता है और हेनरी का पता न बताने पर कैथलीन उसे मार देती है। इधर हेनरी और सैम डॉक्टर का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन 24 घंटों तक डॉक्टर की राह देखने के बाद भी जब डॉक्टर वापस नहीं आता तो हेनरी को यकीन हो जाता है कि डॉक्टर बागियों के हाथों मारा गया है। फिर हेनरी देखता है कि मासूम सैम भूख से बेहाल हो चुका है। हेनरी सैम को भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो सैम को बताता है कि डॉक्टर मारा गया है और अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा, इसलिए उन्हें खाने की तलाश में यहाँ से बाहर जाना ही होगा। उसके बाद सही मौका देखकर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। वो लोग जैसे ही घर का मुख्य दरवाजा खोलने वाले होते हैं, तभी अचानक वहां गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसे सुनकर हेनरी और सैम घबरा जाते हैं। हेनरी जब छुपकर बाहर देखता है तो उसे जोल बागियों से लड़ता हुआ दिखाई देता है। दरअसल ये वही समय था जब जोल और एली कैंसस शहर पहुंचे थे और बागियों ने उन पर हमला कर दिया था। हेनरी छुपकर देखता है कि जोल कैसे उन हमलावरों की ईंट से ईंट बजा रहा था। जोल को इस तरह चतुराई से लड़ते हुए देखकर हेनरी को एक तरकीब सूझती है। वो सैम के साथ जोल और एली के पीछे पीछे उस ऊंची इमारत तक पहुंच जाता है जहां जोल और एली आराम कर रहे थे। वहां पहुंचकर हेनरी सैम को भी एक खाली बंदूक पकड़ा देता है और उसे अपना प्लान समझा देता है। फिर वो दोनों जोल के बिछाए कांच के टुकड़ों से बचते हुए दबे पांव कमरे के अंदर चले जाते हैं और जोल और एली पर अपनी बंदूक तान देते हैं। जोल और एली अचानक खुद को बंदूकों से घिरा हुआ देखकर सन्न रह जाते हैं। तभी हेनरी जोल को समझाता है कि वो लोग उन्हें मारना नहीं चाहते हैं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। जोल उनसे उनका परिचय पूछता है। हेनरी उन्हें सैम और अपना परिचय देते हुए कहता है कि वो यहाँ का मोस्ट वांटेड व्यक्ति है और अब तो जोल और एली भी उसी सूची में आ चुके हैं, इसीलिए वो सभी शांति से बैठकर बातें करने का फैसला करते हैं। हेनरी ये बात जानता था कि जोल और एली शहर से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हेनरी उनसे कहता है कि अगर वो उसका साथ दे तो वो कल सुबह उन्हें शहर से निकालने का एक रास्ता दिखा सकता है। ये सुनकर जोल और एली हेनरी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह जब जोल और हेनरी शहर का मुआयना कर रहे होते हैं, तब जोल हेनरी से कहता है कि जब से वो यहाँ आया है तब से उसे यहाँ फेडरा का नामो निशान तक नहीं दिखाई दिया। जोल इस चमत्कार की वजह पूछता है। इस पर हेनरी बताता है कि पिछले 20 सालों में फेडरा के लोगों ने शहर के लोगों पर डकैत, कत्लेआम और ऐसे ही कई जुल्म ढाए। फेडरा की इस तानाशाही से तंग आकर यहाँ के लोगों ने फेडरा के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और आखिरकार कैंसस के लोग जीत ही गए। फिर जोल हेनरी से बागियों की नजर में उसके मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनने की वजह पूछता है। इसके जवाब में हेनरी बताता है कि वो फेडरा का हिस्सा तो नहीं, लेकिन उनका खबरी जरूर रह चुका है। इतना सुनते ही जोल हेनरी का साथ देने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी नजर में खबरियों की अहमियत उस चूहे की तरह थी जो मुसीबत आने पर अपने साथियों से भी गद्दारी कर जाते हैं। लेकिन हेनरी जानता था कि जोल को न चाहते हुए भी उसका साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि जोल शहर के बारे में कुछ नहीं जानता था और शहर से बाहर जाने के लिए उसके पास हेनरी इकलौता रास्ता था। जोल हेनरी से पूछता है कि जब उसे शहर से बाहर जाने का रास्ता पता है और उसके पास खुद की रक्षा करने के लिए हथियार भी है, तो उसे शहर से बाहर जाने के लिए जोल की जरूरत क्यों है। इस पर हेनरी उसे बताता है कि वो खुद की और सैम की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, यहाँ तक कि उसकी बंदूक भी खाली है और उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक चींटी तक नहीं मारी है। आखिरकार जोल उसके साथ शहर से बाहर जाने के लिए मान जाता है। इन्हीं बातों के बीच जोल और हेनरी देखते हैं कि सैम और एली एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे। अपने भाई को इतने दिनों बाद खुश देखकर हेनरी का दिल भर आता है। फिर हेनरी उन्हें अपना प्लान समझाता है। वो कहता है कि कैथलीन ने शहर के चप्पे चप्पे पर अपने आदमियों को तैनात कर दिया है, इसलिए उन्हें अंडरग्राउंड टनल से होकर जाना होगा, लेकिन उस टनल में उन्हें एक बड़ा खतरा है। हेनरी जोल को टनल्स में मौजूद इन्फेक्टेड लोगों के बारे में बताता है। हेनरी का ये पागलपन भरा प्लान सुनकर जोल भी बौखला जाता है। वो कहता है कि हेनरी बावला हो गया है, जो उन्हें इन्फेक्टेड से भरे सुरंग में ले जाने की बात कर रहा है। तभी हेनरी उन्हें आश्वासन देते हुए कहता है कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि वो जिस फेडरा अधिकारी के लिए काम किया करता था उसके मुताबिक 3 साल पहले ही फेडरा ने इन्फेक्टेड लोगों को उस सुरंग से पूरी तरह से साफ कर दिया था। और ये बात कैथलीन और उसके साथी भी नहीं जानते हैं। उन्हें लगता है कि वो सुरंग अभी भी इन्फेक्टेड से भरी हुई है, जिस कारण वो लोग उस सुरंग से दूर ही रहते हैं। वो इस बात का फायदा उठाकर सुरंग के जरिए शहर से बाहर निकल जाएंगे और कैथलीन उन्हें कभी पकड़ नहीं पाएगी। वैसे भी शहर से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ना होने के कारण जोल सुरंग से जाने का खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद देरी ना करते हुए वो चारों तुरंत सुरंग की तरफ निकल पड़ते हैं। जोल और एली अपने हथियारों के साथ उनकी अगुवाई कर रहे होते हैं। वो लोग जैसे ही सुरंग में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सुरंग बिल्कुल खाली था। हेनरी के कहे अनुसार वहां कोई भी इन्फेक्टेड नहीं बचा था। ये देखकर हेनरी काफी ज्यादा उत्साहित हो जाता है, लेकिन जोल को अभी भी वो जगह खतरनाक लग रही थी, इसलिए वो सभी से सतर्क रहकर चलने के लिए कहता है। वहां थोड़ी दूर जाते ही उन्हें सुरंग के अंदर बना एक खुफिया कमरा मिलता है, जिसके अंदर बच्चों के खेल कूद से लेकर पढ़ाई लिखाई के भी सारे सामान मौजूद थे। उस कमरे का निरीक्षण करते हुए जोल ये बताता है कि उसने ऐसे भूमिगत खुफिया कमरों के बारे में पहले भी सुना है। कॉर्डाइसेप्स आउटब्रेक के शुरुआती दिनों में कुछ लोगों ने ऐसे ही भूमिगत कमरों में शरण ली थी, लेकिन नियमों का ठीक से पालन ना करने की वजह से वे लोग भी इन्फेक्टेड हो गए। उस जगह पर सैम और एली के लिए मनोरंजन की ढेरों चीजें थी, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और जोल से वहां थोड़ी देर और रुकने का आग्रह करने लगते हैं। हेनरी भी उनका साथ देते हुए जोल से कहता है कि दिन के उजाले में बागियों से छुपकर निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो उन्हें दिन ढलने के बाद ही यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुनकर जोल उनकी बात मान लेता है। उसके बाद एली और सैम वहां उधम मचाना शुरू कर देते हैं। उन दोनों को साथ में इतनी मस्ती करते देख हेनरी बहुत खुश हो जाता है। अब जोल को भी हेनरी और सैम से हमदर्दी होने लगी थी, लेकिन जोल के मन में हेनरी को लेकर अभी भी एक सवाल था कि हेनरी ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से बागियों का पूरा दल उनका जानी दुश्मन हो गया है। जोल के ये पूछने पर हेनरी उसे बताता है कि उसने बेवजह कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। दरअसल पहले हेनरी भी बागियों के दल का ही हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त कैथलीन का भाई माइकल बागियों के दल का मुखिया था। माइकल बहुत ही नेक और रहमदिल इंसान था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए सब लोगों की तरह हेनरी भी उसकी बहुत इज्जत किया करता था। लेकिन एक दिन हेनरी को पता चला कि उसके भाई सैम को ल्यूकेमिया नामक बीमारी है, जिसे रक्त का कैंसर भी कहा जाता है। हेनरी किसी भी हाल में अपने भाई को उस बीमारी से बचाना चाहता था, लेकिन उस कैंसर की दवाई सिर्फ फेडरा के पास ही थी। इसलिए हेनरी जब फेडरा के अधिकारियों के पास मदद की गुहार लेकर गया तो फेडरा ने हेनरी की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसके साथ एक समझौता किया कि अगर हेनरी माइकल को फेडरा के हाथों पकड़वाने में उनकी मदद करेगा तो इसके बदले में वो हेनरी को दवाई दे देंगे। अब क्योंकि हेनरी के पास अपने भाई को बचाने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए न चाहते हुए भी उसने माइकल को फेडरा के हाथों पकड़वा दिया और फेडरा ने माइकल को मार दिया। इसी का बदला लेने के लिए कैथलीन हेनरी के जान की दुश्मन बनी हुई है। हेनरी को आज भी इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने माइकल के साथ बहुत गलत किया था। आगे हेनरी कहता है कि वो लोगों की नजर में बेशक एक बुरा इंसान है, लेकिन अपने परिवार की रक्षा के लिए उसे बुरा बनना भी स्वीकार है। हेनरी इस बात पर जोल से उसकी राय मांगता है, पर यह सुनने के बाद जोल कुछ नहीं कहता और बस सभी को तुरंत वहां से चलने के लिए कहता है। इसके बाद हम कैथलीन को देखते हैं, जो अपने पुराने घर में उदास खड़ी अपनी आप बीती याद कर रही थी। इसी बीच उसका कमांडर अंदर आ जाता है और उससे कहता है कि वो लोग हेनरी और उसके साथियों को ढूंढने में पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। कमांडर के हाव भाव देखकर कैथलीन समझ जाती है कि कमांडर को अब हेनरी की तलाश करना फिजूल लग रहा था। वो कमांडर को भावुक होकर बताती है कि माइकल के मरने से पहले कैथलीन उससे जेल में मिली थी। तब माइकल ने उससे कहा था कि वो हेनरी को माफ कर चुका है और वो चाहता था कि कैथलीन भी हेनरी को माफ कर दे और सिर्फ लोगों के भले के लिए काम करे। लेकिन कैथलीन को माइकल की इस रहम दिली से सख्त नफरत थी। वो तो सिर्फ बदला लेना ही जानती थी। वो कमांडर से भी गुस्से में पूछती है कि क्या उसके भाई ने सही इंसाफ किया था? क्या इतना रहम दिल होना अच्छा है? इस पर कमांडर भी कैथलीन का साथ देते हुए कहता है कि वो सभी कैथलीन के भाई की इज्जत करते थे, लेकिन कैंसर शहर उसकी रहमदिली की वजह से नहीं बल्कि कैथलीन के क्रूरता भरे फैसलों की वजह से आजाद हुआ है। इसलिए अब कैथलीन का दुश्मन उनका दुश्मन है और वो फिर से हेनरी की तलाश में निकल जाता है। लेकिन उधर दूसरी तरफ हेनरी तो सभी को सुरक्षित उस सुरंग से बाहर निकाल लाया था। हेनरी इस बात से बहुत खुश था कि उसके प्लान की वजह से वो सभी अब सुरक्षित शहर से बाहर निकल जाएंगे। उन्हें अब सिर्फ एक नदी का पुल पार करना था, जिसके बाद वो शहर से निकलकर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। एली को हेनरी और सैम का साथ अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो उन्हें भी अपने साथ वायोमिंग चलने के लिए कहती है। हालांकि उसकी ये बात सुनकर जोल गुस्सा हो जाता है,
पर एली भी जोल को मनाने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक कहीं से उन पर एक के बाद एक गोलियां चलने लगती हैं। ये देखकर जोल तुरंत सभी को लेकर एक कार के पीछे छुप जाता है। जोल छुपकर देखता है कि एक घर के अंदर छुपा कोई शख्स उन पर गोलियां चला रहा है। तभी जोल को एक तरकीब सूझती है। वो एली को बाकी सबके साथ इसी जगह पर छुपे रहने के लिए कहता है और किसी तरह छुपते छुपाते खुद उस घर तक पहुंच जाता है। जब जोल दबे पांव उस घर की ऊपरी मंजिल पर पहुंचता है तो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी अपनी राइफल से उन पर गोलियां चला रहा था। जोल उस बूढ़े पर अपनी बंदूक तान देता है और उससे विनम्रता पूर्वक हथियार नीचे रखने की विनती करता है, लेकिन वो बूढ़ा जोल को ही अपना निशाना बनाने लगता है। मजबूरन जोल को उस बूढ़े को शूट करना पड़ता है। तभी वहां रेडियो पर आती कैथलीन की आवाज सुनकर जोल को पता चलता है कि उस बूढ़े ने पहले ही कैथलीन को हेनरी और जोल के वहां होने की खबर दे दी थी, इससे पहले कि वो एली और हेनरी को आगाह कर पाता। बागियों की पूरी सेना अपने भारी भरकम बुलडोजर्स के साथ वहां पहुंच जाती है। उनसे बचने के लिए हेनरी, एली और सैम अपनी पूरी तेजी के साथ वहां से भागने लगते हैं। भागी बुलडोजर सड़क पर खड़ी गाड़ियों को तहस नहस करते हुए उन तीनों को कुचलने के लिए उनका पीछा करने लगता है। वो बुलडोजर उन तीनों को कुचलने ही वाला होता है कि तभी जोल बुलडोजर के ड्राइवर को शूट कर देता है, जिससे वो बुलडोजर असंतुलित होकर एक घर में जाकर ब्लास्ट हो जाती है। इसी बीच मौका पाकर हेनरी, एली और सैम एक कार के पीछे छुप जाते हैं। इसके बाद कैथलीन और सभी बागी अपनी गाड़ियों से बाहर निकलते हैं। कैथलीन हेनरी को बाहर निकलने की चेतावनी देती है। हेनरी के पास कैथलीन के सामने आने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए हेनरी एली से कहता है कि वो मौका देखकर सैम के साथ यहाँ से भाग जाए। उसके बाद हेनरी कैथलीन के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। कैथलीन उसे गोली मारने ही वाली होती है कि तभी अचानक उसके पीछे धूं धूं कर जल रहा बुलडोजर देखते ही देखते एक गड्ढे में समा जाता है। ये देखकर एक पल के लिए उन सभी की धड़कनें थम सी जाती हैं। इसी बीच जोल भी कैथलीन पर अपनी बंदूक तान चुका होता है, पर तभी उस गड्ढे से गुर्राने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर सभी लोग अपनी बंदूकें उस गड्ढे की तरफ मोड़ लेते हैं और अगले ही क्षण अनगिनत खतरनाक ज़ॉम्बीज बिलबिलाते कीड़ों की तरह उस गड्ढे से बाहर निकलते हैं और उन सारे लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। दरअसल फेडरा इन ज़ॉम्बीज को खत्म नहीं कर पाई थी। ये ज़ॉम्बीज टनल के एक हिस्से में निष्क्रिय पड़े हुए थे और उस बुलडोजर के ब्लास्ट होने से मची हलचल ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उन खूंखार ज़ॉम्बीज से बचने के लिए सारे बागी उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन उन अनगिनत ज़ॉम्बीज की फौज बागियों पर भारी पड़ जाती है। वो उन पर हमला करके उन्हें भी इन्फेक्ट करने लगते हैं। इसी भगदड़ में एक ज़ॉम्बी एली को पकड़ लेता है, जिससे एली हेनरी और सैम से अलग हो जाती है। एली उस इन्फेक्टेड से अपना पीछा छुड़ाकर एक वैन में जाकर छुप जाती है। उधर दूसरी तरफ कमांडर कैथलीन की रक्षा करता हुआ अपने साथियों को भी जान बचाकर भागने का आदेश दे रहा था। तभी एक जोरदार गुर्राहट को सुनकर उसका ध्यान गड्ढे की तरफ जाता है। फिर उस गड्ढे से जो चीज बाहर निकलती है उसे देखकर कमांडर सहित सबके पसीने छूट जाते हैं। उस चीज का नाम था ब्लोटर। क्लिकर बनने के बाद इन्फेक्शन का अगला चरण है ब्लोटर। इन्फेक्टेड इंसान ज़ॉम्बी बनने के 1 साल बाद क्लिकर में बदल जाता है और 10 साल बाद ब्लोटर में। उस ब्लोटर को देखकर डर के मारे सारे लोगों की जैसे जान सूख कर हलक में आ जाती है। कमांडर उस ब्लोटर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन ब्लोटर के पूरे शरीर को फंगस ने ढक लिया था, जिस कारण उस पर गोलियों का असर नहीं होता। ब्लोटर कमांडर को पकड़ लेता है और बड़ी ही हैवानियत से उसके सिर को उसके धड़ से उखाड़ देता है। दूसरी ओर एक क्लिकर वैन में छुपी एली को ढूंढ लेती है और कलाबाजियां खाती हुई एली के पास आने लगती है। एली किसी तरह अपनी जान बचाकर वैन से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि एक गाड़ी के नीचे छुपे हेनरी और सैम पर इन्फेक्टेड ने हमला कर दिया है। एली तेजी से उनकी मदद करने उनकी तरफ दौड़ती है और जोल उसकी तरफ आने वाले हर ज़ॉम्बी को रास्ते से हटाता जाता है। एली अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचा लेती है। फिर वो लोग पूरी तेजी के साथ जोल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन बदले की आग में अभी तक सुलग रही कैथलीन वहां आकर उन पर अपनी बंदूक तान देती है कि तभी अचानक पीछे से एक इन्फेक्टेड उस पर झपट पड़ता है और उसे नोच नोच कर मार डालता है। फिर जोल सभी को लेकर वहां से चला जाता है और वो सारे इन्फेक्टेड भी शहर की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जोल और हेनरी एली और सैम के साथ एक घर में रुके हुए थे, जहां एली और सैम मजे से कॉमिक पढ़ रहे थे। जोल और हेनरी भी खुश थे कि वो सभी एक बड़ी मुसीबत से बच निकले हैं। अब जोल को भी हेनरी से हमदर्दी होने लगी थी और वो हेनरी को अपने साथ वायोमिंग शहर आने का प्रस्ताव देता है। ये सुनकर हेनरी भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसके भाई सैम को एली जैसी अच्छी दोस्त मिल गई थी, इसीलिए वो बड़ी खुशी से उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है।
हेनरी कहता है कि ये बात वो कल सुबह सैम को बताएगा और कल से वो दोनों अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। ये कहकर हेनरी सैम और एली के कमरे में जाता है और उन्हें आराम करने के लिए कहता है। ये देखकर सैम चुपचाप सो जाता है, लेकिन हेनरी के जाते ही एली उसे उठाकर फिर से कॉमिक पढ़कर समझाने लगती है। लेकिन ना जाने क्यों सैम बहुत मायूस दिख रहा था। जब एली सैम से उसकी मायूसी का कारण पूछती है तब सैम उसे अपना पैर दिखाता है। उसके पैर पर इन्फेक्टेड के काटने का निशान था। ज़ॉम्बीज के हमले में सैम इन्फेक्ट हो गया था। ये देखकर एली को भारी सदमा पहुंचता है। एली किसी भी तरह सैम को इन्फेक्टेड होने से बचाना चाहती थी। वो सैम को अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि वो इन्फेक्शन से इम्यून है, इसलिए उसका खून दवाई की तरह काम करता है। ये कहकर एली चाकू से अपने हाथ पर चीरा लगाकर अपना खून सैम के घाव पर लगा देती है। इसके बाद एली बेफिक्र हो जाती है। उसे पूरा यकीन था कि उसका खून सैम को ठीक कर देगा, इसलिए वो जोल और हेनरी को इस बारे में कुछ नहीं बताती और सैम को सुलाकर खुद भी सुकून से सो जाती है। फिर अगली सुबह जब एली उठती है तो देखती है कि सैम बेड पर पड़ा हुआ था। ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उसके खून ने सैम को ठीक कर दिया है। वो खुशी खुशी सैम के पास जाती है। तभी अचानक सैम एली पर हमला कर देता है। एली गलत थी, उसका खून सैम को ठीक नहीं कर पाया था और अब सैम भी खूंखार ज़ॉम्बी में बदल गया था। सैम एली को मारने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर जोल और हेनरी भी घबरा जाते हैं। एली को खतरे में देखकर जोल तुरंत सैम को मारने के लिए अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन तभी हेनरी जोल पर अपनी बंदूक तानकर उसे अपने भाई को मारने से रोक देता है। पर एली को मौत के करीब जाते देखकर हेनरी खुद ही अपने भाई को शूट कर देता है, जिससे उसका भाई मर जाता है। सैम की मौत ने हेनरी को पागल कर दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस भाई को बचाने के लिए वो दुनिया से लड़ गया था, आज उसी भाई को उसने अपने ही हाथों से मार दिया। इसी पश्चाताप में हेनरी खुद को भी गोली मारकर हत्या कर लेता है। जोल और एली को क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने नए दोस्तों को इस तरह से खो देंगे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। इसी सोच के साथ जोल और एली हेनरी और सैम की लाश को प्यार और सम्मान के साथ दफनाकर दुखी मन लिए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे जोल और एली का सामना और भी बड़े खतरों से होने वाला है। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं द लास्ट ऑफ अस के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।